चिराग पासवान ने बिहार में पीएम मोदी का स्वागत किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार अमित शाह के प्रमाण पत्र के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार अब खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में चुनावी रैली को लेकर निशाना साधा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वोट मांगने के लिए इनके पास दिखाने को कुछ नहीं। वे कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, हमने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब वे मुफ्त में वैक्सीन देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट के लिए आर्टिकल 370 की बात की। ये सरकार देश के मुद्दों को हल करने में विफल रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एक तथ्य है कि चीन ने हमारी जमीन के 1000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि हम किसी तरह से 40 किलोमीटर वापस जाने में कामयाब रहे। कि बीजेपी अगर हमें सिर्फ पावर चाहिए होता तो हम कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाते, मगर मुफ्ती साहब का जो आखिरी तकरीर उन्होंने 28 जुलाई 2014 को की, हमारे फाउंडेशन डे पे उन्होंने कहा लोगों को कि मुझे कुछ सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ काम करना चाहता हूं। उसके बाद ही हैड अ चॉइस टू गो विद कांग्रेस, टू गो विद एनसी, बट व्हाई डिड ही ऑप्ट फॉर बीजेपी? बिकॉज उन्होंने एक जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश की थी। उनको मालूम था बहुत बड़ा तूफान आ रहा है मुल्क के अंदर, और ये तूफान टेम्पररी नहीं है, ये एक इलेक्शन का जिन नहीं है, ये दूसरे इलेक्शन में भी आएगा। और अगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, 3 महीने उन्होंने लगाए, तब जाके एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। और जब तक हम सरकार में रहे हम दीवार बन के, हम तो खत्म हो गए खुद। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रोजगार के मसले पर राष्ट्रीय जनता दल को घेरा। रविशंकर ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो साथ ही उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि पोस्टर से लालू राबड़ी की तस्वीरें क्यों हटाई गई। वहीं फ्री में कोरोना वैक्सीन के वादे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर हमने सरकार बनने पर फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया तो इसमें क्या परेशानी है। हमारा रिकॉर्ड है, जो कहते हैं वो करते हैं, ये एक क्रांतिकारी कदम है। ये बहुत ही सीधा हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। लेकिन सबसे आश्चर्य लग रहा है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है। तो क्या स्वास्थ्य की सेवा के लिए संकल्प करना चुनाव में नहीं होना चाहिए? क्या प्रदेश के लोगों की चिंता करने का संकल्प नहीं दोहराना चाहिए? और मैं कहूंगा ये जो घोषणा है ये बिल्कुल कानूनी है। हाँ, ऐसे लोगों को परेशानी जरूर है जो चुनाव के पहले घोषणा तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जमीन पर लागू नहीं करते। राजद प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नवादा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हिसुआ पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता तारिक अनवर, शक्ति सिंह गोहिल मौजूद रहे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा अभी राहुल जी ने भी कहा कि जब चीन की सीमा पर हमारे बिहार के जवान शहीद हो रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हमारी सीमा में कोई नहीं आया है, कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। तो वो शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे या उनकी एक प्रकार से अवहेलना कर रहे थे। तो जहाँ तक के बिहार का सवाल है, बिहार की स्थिति सबको मालूम है। प्रधानमंत्री हर चुनाव में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, लेकिन बिहार की तस्वीर, बिहार का चित्र नहीं बदलता। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की जनता को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की बात कही गई है, जिसको लेकर छिड़ी सियासी जंग अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत, आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले आमने सामने आ चुके हैं। मुझे लगता है कि संजय राउत के स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। वो जमाना था जब अपना देश अंग्रेजों के कब्जे में था और तब सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि आप मुझे खून दो।
मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, तो अभी तो अपने देश में आज़ादी है, तो आज़ादी मांगने का विषय नहीं है, खून मांगने का विषय नहीं है। इसीलिए कोई भी पार्टी मतदार उनको अट्रैक्ट करने का उनको अधिकार है, अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करने का अधिकार है। संजय राउत की पार्टी तो वहाँ लड़ रही, लेकिन उनको कोई एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन संजय राउत का जो कहना है कि जिस तरह बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में अगर हमारी सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो हमारी सरकार वैक्सीन फ्री में देगी, ये वादा करने का अधिकार बीजेपी को है। उसमें क्या है, मतलब किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में लोगों को मतलब दिलासा देने की बात होती है, उनका वोट अपने तरफ आए, वो वोट लाने के लिए जो भी मांगे होती है उसको पूरा करने का आश्वासन दिया जाता है। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टी दल और संगठन के लोग चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और पूरी ताकत झोंककर जनता को लुभाने में जुटे हैं। और इसी कड़ी में आज इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंद्रसेन मंडाज पंचायत में जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचे थे कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और चंद्रसेन सिंह मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। विधायक चंद्रसेन कुछ समझ पाते तब तक उनकी प्रचार गाड़ी पर पत्थरबाजी होने लगी और विधायक ने इसकी जानकारी स्थानीय थाने को दी। शिवशंकरपुर में आज चुनाव प्रचार के दरमियान में जो है, जब हम लौट रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने किसके इशारा से, लेकिन उसने हमला बोला और मेरे लोगों पर पीछे से हमला, लाठी पहना और पत्थरबाजी की, जिससे गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और 2 गाड़ियों को उसने रोकने का काम भी किया था, जो कि हमने प्रशासन को खबर किया। वो लोग लालटेन छाप का नारा लगा रहा था। अच्छा। हम लोग बोले चलिए कोई बात नहीं है, और विधायक जी वहाँ से निकले आगे और सब गाड़ी निकल रहा था तो 3 गाड़ी पीछे में था, जिस पे ढेला वो चलाना शुरू कर दिया। पीछे 2 आदमी बैठे हुए थे, उनको भी चोट लग गया था और शीशा गाड़ी को टूट गया। 21 अक्टूबर को बीजेपी छोड़ने का ऐलान करने वाले वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहे। एनसीपी में शामिल होने के बाद खड़से ने कहा कि अगर बीजेपी ने हमारे पीछे ईडी को लगाया तो हम सीडी चलाएंगे। खड़से ने पिछले दिनों कहा था कि उन्होंने बीजेपी छोड़ने और एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब तक बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस हैं उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने फडणवीस पर उनके साथ गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने फडणवीस के निर्देश पर उस संबंध में मामला दर्ज किया था। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर तंज कसे। ये है कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके निदेशक आज भी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं, उस बैंक ने मात्र 5 दिनों में मैंने 745.58 करोड़ की अदला बदली की है। कौन लोग थे जिनके नोटों की अदला बदली हुई है, उन लोगों का विवरण दिया जाए। हमारा सवाल यह है कि सिर्फ गुजरात के 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके पदाधिकारी, जिसके डायरेक्टर बीजेपी के, गुजरात के मिनिस्टर्स, देश के बड़े नेता बीजेपी के, देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 11 बैंकों ने टोटल 3118.5 करोड़ रुपए की नोट बदली कार्यक्रम के पहले 5 दिनों में अदला बदली की। उनका ब्यौरा, उनका विवरण देश को बताएं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा नेपाल के संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य नेता कॉमरेड बसंता के संपर्क में थे। एनआईए ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में अपने आरोप पत्र में यह दावा किया। इस मसले पर पूर्व काउंसिल निशांत की आपको राय सुनाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब प्रोफेसर साईबाबा की बेल एप्लीकेशन चली थी तब मैं यहाँ पे स्टैंडिंग काउंसिल था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलाया है।
यहाँ से जब मैटर खत्म हुआ तब सेशंस ट्रायल चली और सेशंस कोर्ट ने सारे एविडेंसेस देखने के बाद में प्रोफेसर साईं बाबा को लाइफ सेंटेंस अवार्ड की है। आज की तारीख में प्रोफेसर साईं बाबा जेल में है। जैसा हम जानते हैं कि जब कोई कोर्ट सजा देता है तो डेफिनेटली एविडेंस देखे ही जाते हैं, और मैंने भीमा कोरेगांव का भी केस देखा है। तो ये सारे जो लोग हैं, प्रोफेसर साईं बाबा या और भी कोई अक्यूज्ड, ये नक्सलाइट मूवमेंट के थिंक टैंक कहे जाते हैं। इनका एक्टिव पार्टी आर्मीनिया अजरबैजान के बीच जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। पुतिन ने एक बैठक में कहा कि दोनों ही पक्षों से 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि रूस और चीन के बीच सैन्य गठबंधन की जरूरत नहीं, लेकिन भविष्य में इस विचार का खंडन नहीं किया जा सकता। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यालय ने इस बात की पुष्टि कर दी कि भारत के रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल ने बुधवार की शाम को ओली के साथ बैठक की थी। अब इस बैठक के मायने रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा से समझिए। देखिए, ये रॉ चीफ जो गए हैं नेपाल में प्रधानमंत्री मिस्टर ओली से बात करने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सच ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रभाव में मिस्टर ओली और नेपाल गवर्नमेंट आई हुई थी, और सच ये भी है कि चाइना ने अपने नेपाल दोस्त को भी उसको छोड़ा नहीं। उसका भौगोलिक क्षेत्र हथियाते जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बात नेपाल के सरकार को समझ में आ गई, और आपको याद होगा कि नेपाल का डिफेंस मिनिस्टर हटाया गया क्योंकि उसकी प्रो चाइना लीनिंग थी। तो नेपाल अब फिर से पूर्ण विचार कर रहा है कि चीन के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए और हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। मेरा ख्याल है नेपाल को समझ में आ गया है कि उसका सही में माने में मित्र हिंदुस्तान है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के किसान आंदोलन के प्रति दिए बयान ने पंजाब की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया। पंजाब की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता दोनों भाजपा नेताओं के इन बयानों की जमकर निंदा कर रहे हैं। अकाली दल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा नेताओं के बयान निंदनीय हैं। इस पर आप विधायक अमन अरोड़ा ने अपना बयान दिया। देखो, मैं समझदा कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰੇ। पंजाब सरकार की तरफ से खेती संबंधी लाए गए बिल को आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के बिलों में बदलाव किया, अब केंद्र सरकार अपने बिल में तब्दीली कैसे करेगा। तो साथ ही टांडा में 6 साल की लड़की के साथ हुई घटना पर भगवंत मान ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि यह शर्मनाक घटनाएं हैं। जी वो छोटा व्यापारी ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਈ ਆੜਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਾਂਡਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। सख्त सजावां और जल्दी होण, जल्दी तो जल्दी सजावां होण तां ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ अपराधी ने इस तरह ਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ है जी। वहीं गुरुनगरी अमृतसर में एक चर्च में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति ने अपने साथ 8 साथियों के साथ मिलकर चर्च में फायरिंग की और वहां एक युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, ये युवक
चर्च में सेवादार था। हमलावरों ने युवक को बचाने आए उसके भाई पर भी गोलियां चला दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शहर के गलवाले गेट के पास स्थित श्री गुरु रामदास नगर में चर्च में हुई। वारदात के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। हमलावरों से 17 से 20 राउंड गोलियां चलाई। मारे गए युवक का नाम प्रिंस बताया जा रहा है और उसका भाई मनोज गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण यह हमला किया गया, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि रंजिश में आकर लोग एक धार्मिक स्थल पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। चर्च जैसे पवित्र स्थान पर हमले की यह घटना वाकई में शर्मनाक है। जिस चर्च में आकर लोग शांतिपूर्वक प्रार्थना कर ईश्वर को याद करते हैं, उसी चर्च को इन अपराधियों ने लहूलुहान कर दिया। यार ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਗਿੱਲ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਵਾਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਨੋਜ ਜ਼ਖਮੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ। मेरा नाम रिबिका वा। जे साडे भरा नूं ना इंसाफ मिलिया, जो उन्हें कुछ हो गया ना, रिंदी दे जगह जगह हाल गलबात कोई नहीं हुई सी। असी चर्च च मेरा भरा आया सी, साडे घर ब्याह वा मेरा, ते ओह पास्टर जी हुणां नाल तैयारी पैलेस जाना ही करन, बस इदां ही गल। ओह भी आया वा ते अपना पिस्तौल कहंदे दिखांदा पिया सीगा, ते इन्ना मनोज भाजी ने कहा कि तू क्यों दिखाना पिया वा, चर्च हैगा रब दा घर, तू ना दिखा। पता नहीं की गल होई, इन्हें फटाफट गोलियां छाती ते ओहदे वजियां, ओनूं होश नहीं हैगी, ते छोटे भाई दे इत्थे। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का बस्सी पठाना में पराली को आग लगाने वाले 16 किसानों के खिलाफ एसडीएम ने मामला दर्ज किया था, जिसके विरोध में किसान जत्थेबंदियों ने खेतों में पराली को आग लगाकर अपना गुस्सा जताया। किसान नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जो एफआईआर एसडीएम ने दर्ज की उसे वापस लिया जाए, तो साथ ही कहा कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो एसडीएम के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। कारण यह है भी जेड़ा एक एसडीएम बसी पठाना है, उन्हें 16 बंदियां ते परचे कट्टते ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਪੂਰੀ ਆ ਕਾਪੀ ਕਢਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। पहले लॉकडाउन तो उसके बाद हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का एक्सीडेंट, ये वो दो कारण है जिसकी वजह से अंबाला छावनी और सूबे के गृह मंत्री अनिल विज से जुड़ी बीते 30 से 35 वर्षों की प्रथा टूट गई थी। आपको बता दें, बीते 30 से 35 वर्षों से हर रोज सजने वाले अनिल विज के टी पॉइंट पर हर रोज अनिल विज बाजार के बीचों बीच बैठकर अपने मित्रों के बीच चाय पीते थे। लंबे समय के बाद एक बार फिर विज सुबह सुबह अचानक अपने मित्रों के बीच पहुंच गए और मित्र मंडली के साथ राजनीति की चर्चा करते दिखाई दिए। ये टी पॉइंट तो 30-35 साल से चल रहा है, हमने कभी मिस नहीं किया। लॉकडाउन के दौरान हमें बंद करना पड़ा और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। 4 महीने जो टांग टूटी थी उसको ठीक होने में हो गया। तो मित्रों का रोज वो था कि भाई ये शुरू करें, हमने दोबारा शुरू कर दिया। इसका बहुत फ़ायदा है, सारों से मिलन हो जाता है, शहर वासियों को लगता है कि हमारा जो नुमाइंदा है वो शहर में चौक में बैठा हुआ है, सरे बाजार बैठा हुआ। पंजाब सरकार कोरोना के महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कोरोना ने पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में कहर ढाया, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती और पंजाब सरकार के बढ़िया प्रबंध हैं, जिनके कारण कोरोना के प्रकोप को काफी हद तक रोकने में कामयाब हुए हैं। स्वास्थ्य प्रबंधों को और मजबूत किया जाए, जिससे भविष्य में अगर कोरोना केस बढ़ते हैं तो हमारी तैयारी पूरी हो। ये बातें मुख्य सचिव पंजाब श्रीमती विनी महाजन ने आज जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स रूपनगर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही। मुख्य सचिव विनी महाजन आज रूपनगर डिवीजन के दौरे पर आई थी।
वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रदेश की 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में देवरिया में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मतदान करने की अपील की। उन्होंने सभा के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि अन्य विपक्षी दल हमारी सफलता से घबरा गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश के सभी 7 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में अच्छा माहौल है। हम योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ रहे हैं और इसमें हमारी भारी जीत होने जा रही है। आम जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा से 7 विधानसभा में वातावरण अच्छा है और चुनाव जीत कर आएंगे। विकास के नाम पर जीतेंगे, अपने नेता के नाम पर जीतेंगे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जिस प्रकार जनता की सेवा कर रहे हैं और ईमानदारी। देव महाकुंभ दशहरा पर्व को लेकर पुलिस विभाग सतर्क हो चुका है। दशहरा उत्सव इस बार बेशक सूक्ष्म तरीके से मनाया जा रहा है और मात्र 7 देवी देवता रघुनाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेंगे, लेकिन फिर भी लोगों के हुजूम उमड़ने की आशंका जाहिर हो रही है। अब भीड़ के बीच कोविड-19 के नियमों की धज्जियां ना उड़े, इसको लेकर पुलिस विभाग सतर्क हो गया। पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और सीसीटीवी की मदद से पुलिस हर व्यक्ति पर नजर रखेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि सभी कैमरे ऑन कर दिए गए और कंट्रोल रूम को फुल फंक्शन पर लाया गया है। उत्तराखंड भगवानपुर विकास खंड के हालूमजरा गांव में लाखों की लागत से तैयार मातृ शिशु केंद्र महज एक प्रदर्शनी बनकर रह गया। दरअसल मातृ शिशु केंद्र से महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा और गर्भवती महिलाओं को मजबूरी में अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। इस दौरान ग्रामीण केंद्र की शिकायत प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें, मातृ शिशु कल्याण केंद्र गांव से दूर घने जंगल के बीच में खड़ा है। केंद्र में ना तो जाने का रास्ता है और ना ही केंद्र की देखरेख के लिए कोई चौकीदार। उधर डॉक्टरों के उपकरण भी बंद कमरों में धूल फांक रहे हैं। चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर मेजर गुप्ता ने बताया कि इस केंद्र की हालत काफी बुरी है। बारिश के समय इसमें भारी मात्रा में जल भराव हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को यहां आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये उपकेंद्र तो टेक्निकली बहुत ही गलत बन गया है और ये जब बना है तो उस बात में ये ध्यान नहीं रखा गया कि इसकी जो गहराई कितनी है और यहाँ पे पानी भरता है या नहीं भरता है। तो यहाँ पर तो बरसात में पूरा घुटने तक पानी भर जाता है, तो टेक्निकली तो ये गलत हो गया और चारों तरफ यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। अगर हम रास्ता बनाने की सोचें भी तो भी इसमें जल भराव इतना हो जाएगा कि कोई भी महिला या बच्चा आने की। वहीं कुरुक्षेत्र में डीसी शरणदीप कौर ने लघु सचिवालय के तमाम सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ अधिकारी और कर्मचारी सीट पर बैठे मिले तो कई अधिकारी अपनी सीट से गायब थे। जो अधिकारी कर्मचारी सीट से गायब थे उनको नोटिस जारी किए गए। वहीं कार्यालय में डीसी की सफाई की व्यवस्था सही नहीं दिखी और ना ही कर्मचारियों ने मास्क लगाए हुए थे। मिनी सेक्रेटेरिएट में ऑफिसेज हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया और जो भी एम्प्लॉयज़ एब्सेंट मिले हैं, लेट आए हैं और जो अपनी सीट पे नहीं थे उनको नोटिस दिए जाएंगे। और जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी ढीली है, ऑफिसेज में लोग मास्क पहन के नहीं बैठ रहे हैं, उनको भी हम नोटिस देंगे और ये हिदायतें दी गई हैं कि ऑफिस में मास्क पहन के बैठे और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के इरादे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू किए गए मिशन शक्ति समय के साथ बढ़ता जा रहा है। दरअसल महिलाओं को समाज के साथ साथ थाने में प्राथमिकता और सुनवाई के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 1535 थानों में बने नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया। तो साथ ही रायबरेली में भी डीएम वैभव श्रीवास्तव की तरफ से एरिया थाने में बने हेल्प डेस्क का नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया गया।
मिशन शक्ति के तहत माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की जो शुरुआत की गई है, उसी के तहत जनपद रायबरेली के भी समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। और इसके माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि जो भी महिला संबंधी अपराध हैं और जो भी हमारे संज्ञान में आते हैं या जो भी मीडिया की तरफ से संज्ञान में आते हैं, उनको हम पूरी तत्परता के साथ निस्तारण करेंगे, जैसे संपूर्ण न्याय मिल सके और किसी के भी। हिमाचल के कुल्लू के एसपी ने निवेदन किया है कि दशहरा पर्व अपने अपने क्षेत्र में मनाएं। गौर रहे कि इस बार कोरोना को लेकर दशहरा पर्व सूक्ष्म तरीके से मनाया जा रहा है और सिर्फ 7 देवी देवता इस बार रथ यात्रा में भाग ले सकेंगे। इसके पहले दशहरा पर्व में 300 से ज्यादा देवी देवता आते थे और कई देश विदेश से सांस्कृतिक दल यहां आते थे, लेकिन इस बार ना तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और ना ही व्यापार। सभी कारदार और उनके गुरु से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 7 देवी देवता दशहरा कमेटी ने निर्णय लेकर बताए हैं, जो रथ यात्रा में भगवान रघुनाथ जी के रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके अलावा बाकी सभी देवी देवता कृपया अपने ही हरियाणा क्षेत्रों में इस बार कोरोना के मद्देनज़र दशहरा उत्सव को मनाएं। साथ ही जो लोग दशहरा के रथ यात्रा के बाद देवताओं के दर्शन के लिए ढालपुर क्षेत्र। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के किशनी विधानसभा से विधायक ब्रजेश कठेरिया ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सपा विधायक ने बताया कि किशनी निवासी राणा प्रताप के परिजन ने बीजेपी नेता मंजूषा चौहान से 80,000 रुपए उधार दिए थे, जिसकी एवज में मंजूषा चौहान उसकी 36 बीघा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। सपा विधायक ने बताया कि प्रशासन के लोग भी सरकार के दबाव में जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वर्ष 1995 24/3/95 राम सनेही कठेरिया, श्री राम कठेरिया और राम नरेश कठेरिया जी, ये 3 लोग थे। इन्होंने अपनी जमीन, जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स इकरारनामा 80,000 रुपए में 36 बीघा जमीन का किया और व्यवहारिक रूप से इनका कहना है कि रुपए जो लिए थे 30,000 दिए, तो जो लिए थे वो दे दिए।
वहीं पंजाब में शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रमुख पवन गुप्ता ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। कॉमरेड बलविंदर सिंह की हत्या का उदाहरण देते हुए पवन गुप्ता ने बताया कि पुलिस के सीआईडी और इंटेलिजेंस विभाग को उसके ऊपर हमला होने की आशंका थी, फिर भी उसकी सुरक्षा को कम किया गया। पवन गुप्ता ने पंजाब में कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए डीजीपी से लेकर निचले स्तर तक फेरबदल करने की बात कही। इस मांग को लेकर इन्होंने कहा कि हम आने वाली 2 नवंबर को प्रदेश भर के सभी जिलों के डीसी दफ्तर के आगे धरना प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र देंगे। मांगे कि पंजाब च जिहड़ी है कानून व्यवस्था खराब हो गई है और पंजाब पुलिस जिहड़ी है कानून व्यवस्था नूं काबू रखण दे विच असफल हो रही है। ਅਸੀਂ गवर्नर साहब तो मंग करन जा रहे हैं कि वो पंजाब सरकार नूं सलाह देण, मशवरा देण कि ये जिहड़ा मौजूदा पंजाब पुलिस का सिस्टम है इहदा पूरा फेरबदल होना चाहिए। डीजीपी तो लैके निचले पद्धर तक फेरबदल किया जाए और प्रभावशाली ढांचा बनाया जाए ताकि पंजाब च जिहड़ी कानून व्यवस्था उस पंजाब के संगरूर में कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला ने मंडियों का दौरा किया और वहीं मंडियों में आने वाली परेशानियों का जायजा लिया। वहीं विजेंद्र सिंगला ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसान के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उन्होंने राष्ट्रपति से तारीख तय की है जिसमें पंजाब सरकार राष्ट्रपति से मिलेगी और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेगी। उन्होंने पंजाब के किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो पंजाब के किसान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे और इसके लिए जो भी हुआ पंजाब सरकार करेगी। ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ हैं, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ दब के लड़ाई लड़ूगी, चाहे जो भी कुछ करना पवे अपने लोगों के इंटरस्ट नूं ते अपने इलाके दे अपने पंजाब के इंटरस्ट नूं प्रोटेक्ट कर। हरियाणा के सिरसा के डबवाली के पास टोल प्लाजा पर कार सवार 3 व्यक्तियों ने हंगामा किया। टोल प्लाजा के मैनेजर का आरोप है कि गाड़ी में सवार 3 व्यक्तियों ने हंगामा करने के बाद फायर किया और बैरिकेड तोड़कर फरार हो गए। वहीं टोल प्लाजा पर हुए हंगामे के बाद फायरिंग की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैनेजर ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया है। बूम बैरियर हटा के जाने की कोशिश कर रहा था तो इसके ऊपर उसके कर्मचारियों के साथ बहसबाजी हुई। फिर आपने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बचाव करने की कोशिश की तो ये हमने सदर थाने में फ़ोन किया था। अच्छा। तो इसके ऊपर बाद में इसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की तो इसने हवा के ऊपर अपने गन से फायरिंग कर दी। फायरिंग हवा में की या किसी बंदे पर? हाँ जी, फायरिंग हवा में की है उसने। हवा में फिर तो इस तरीके से फिर टाइम पे सदर थाना और औरडा थाने से स्टाफ वाले आ गए थे, बाकी का पर्चा दर्ज करने का। उत्तर प्रदेश रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि सीट पर तत्काल चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। दिलचस्प है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सपा सांसद आजम खान या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर नहीं हुआ। स्वार सीट से बसपा के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने याचिका दाखिल करके चुनाव कराने की मांग की थी। पूरी प्रक्रिया की इनसाइड स्टोरी दिलचस्प है। साथ ही ये सवाल पैदा हो गया कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद स्वार सीट पर चुनाव हो पाएगा। स्वार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और उपचुनाव में बसपा के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की थी कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। उसमें हमने ये कहा था कि चुनाव यहाँ पर चूंकि 8 सीटों का चुनाव होना था, इलेक्शन कमिश्नर ने 7 सीटों के चुनाव की घोषणा की थी और एक स्वार सीट को छोड़ दिया था क्योंकि स्वार सीट भी रिक्त घोषित हो गई थी फरवरी 19 में। इसलिए हमने रिट करी और चूंकि रिट करी माननीय उच्च न्यायालय ने जो है उसमें जो हमारी रिट थी उसको स्वीकार करके और जो हमारी थी उसको अलाउ कर दिया और चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे हैं कि आप तुरंत जो है चुनाव प्रक्रिया।
वहीं हरियाणा के टोहाना क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी टोहाना बिरम सिंह और थाना सदर प्रभारी शहीद महेंद्र सिंह के घर पहुंचे और वहां उनके परिवार को आदर मान देते हुए शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद गांव के स्कूल में शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो है एक हमारे जो शहीद हैं पुलिस के, उनकी स्मृति में ये सप्ताह जो है 31 तक मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम अपने भाई शहीद महेंद्र सिंह को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए इंदाछुई में आए हुए हैं, ताकि जो हमारा परिवार है वो अकेलापन महसूस ना करे। पुलिस विभाग जो है हम उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हम 24 घंटे जो है अपने परिवार के साथ हैं। उनको जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ हैं। ये पूछा सर उन्होंने कि आपके परिवार को कोई तकलीफ हो, आपको कोई दिक्कत हो, हम आपकी सहायता करने तैयार हैं। सर हमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सर 25 जुलाई 1991 को ये भाई फग्गू बैरियर पर सरसा में तैनात थे। वहाँ 3 सिपाही मौके पर थे वहाँ। तो रात को 11 बजे फायरिंग हुई, उग्रवादियों ने बर्स्ट मारे और ये ऑन द स्पॉट तीनों मौके पर ही। हिमाचल के हमीरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी कोरोना महामारी से भयभीत जनता को वैक्सीन का वादा कर महामारी का इस्तेमाल भी वोट प्राप्त करने के लिए कर रही है और वैक्सीन का प्रलोभन देकर वोट लेने की घिनौनी राजनीति से यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी को मात्र सत्ता हासिल करने की लालसा है। प्रेम कौशल ने कहा कि यह वादा बीजेपी ने मात्र बिहार की जनता से क्यों किया। वहाँ की जनता को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन का टीका लगाने का वादा किया। ऐसा टीका जो फिल वक्त अभी बना ही नहीं है, और इस तरह का चुनावी वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से बिहार की जनता को अपमानित करने का कार्य जो है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का वर्चुअल शुभारंभ किया। कन्नौज जिले के अन्य थानों के साथ साथ ठठिया थाने में धूमधाम से महिला हेल्प डेस्क शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए स्कूली छात्राओं ने बताया कि थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क बन जाने से अब महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचारों की शिकायत आसानी से कर सकेंगी। वहीं यूपी के कासगंज की गजरू द्वारा कोतवाली परिसर में महिला हेल्प डेस्क का लोकार्पण किया गया। कासगंज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने फीता काटकर लोकार्पण किया। आपको बता दें, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए यूपी सरकार मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम चला रही है और इसके अंतर्गत महिलाओं की सुनवाई के लिए समस्त थानों में नवनिर्मित हेल्प डेस्क का लोकार्पण नगर की प्रतिष्ठित महिलाओं ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक महिला शक्ति के नाम से प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आज के दिन उत्तर प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जिसमें महिलाओं की समस्याओं को महिलाओं के द्वारा सुना जाएगा। एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं यूपी के जनपद एटा में डेंगू ने तांडव मचाया है। खसेटी गांव में पिछले 7 दिनों में 14 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग डेंगू की बीमारी से ग्रसित हैं। गांव से करीब 1 दर्जन परिवार गांव से पलायन कर गया। ग्रामीणों में इस बात के लिए भी आक्रोश है कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ औपचारिकता कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कोई कैंप नहीं किया, सिर्फ दवा के नाम पर कुछ गोलियां बांटकर चले गए। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हमें डेंगू और मलेरिया, प्लेटलेट सारी और पीलिया बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं,
इसमें प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा और 14 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों की तादाद में मतलब भर्ती हैं लोग बाग छोड़ने की। बिहार के पटना में पप्पू यादव ने कांग्रेस दफ्तर पर हुए इनकम टैक्स की रेड को लेकर एनडीए पर तंज कसा और कहा कि बिहार की जनता जानती है कि किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। बिहार चुनाव में कई माफिया चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में कितना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं तो आशा करता हूं कि बिहार में कोरोना से जो डॉक्टर मरे, जो बिहार की दुर्गति हुई, लाखों युवा बेरोजगार पैदल यात्रा करके दूर दूर से आए, इन सब बातों को प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। बिहार चुनाव में पूरा जब माफिया ही लड़ रहा है, अपराधी, दलाल, बालू माफिया, हजारों लाखों लाख करोड़ रुपया बिहार चुनाव में जाएंगे। कितना पैसा पानी की तरह बहेगा इसकी अंदाज़ा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि सबसे ज़्यादा पैसा बहाने वाली पार्टी बीजेपी है और उसके बाद बीजेपी के बाद जदयू और आरजेडी। तो और जब दिया ही है सब माफिया को, तो पैसे की क्या कमी है जरा आप देख। कोरोना काल में आर्थिक संकटों से जूझ रहे लोगों के लिए बिजली खपत का बिल वैसे भी भारी पड़ रहा है, लेकिन तकनीकी कमी के कारण अगर व्यक्ति का बिल सैकड़ों रुपए की जगह करोड़ रुपए के लगभग आ जाए तो उसके लिए यह किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। ऐसा ही कुछ कारनामा कोटकपुरा के ढिल्लो कॉलोनी की गली नंबर 1 में रहने वाली महिला खपतकार सुखदीप कौर के साथ हुआ, जिसमें पावरकॉम द्वारा भेजे गए बिजली बिल में पीड़िता को 91,40,270 रुपए का बिल भेज दिया गया, जबकि महिला के अनुसार उसकी महीने भर की बिजली खपत 200-400 यूनिट के लगभग ही होगी। पंजाब के संगरूर में आपको बता दें, लहरगागा के काल बंजारा गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने राज्य स्तरीय पोस्टर मुकाबले में पहला स्थान और पेंटिंग मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल किया। आपको बता दें, इस बच्चे की दोनों बाजू नहीं है, वहीं एक टांग भी छोटी है, लेकिन फिर भी इसने अपने पैरों से पेंटिंग कर राज्य स्तरीय मुकाबलों में पहला स्थान हासिल किया है, जिसके चर्चे पूरे पंजाब में हैं। और ये बच्चा चाहता है कि वो बड़ा होकर जज बने और लोगों को इंसाफ दिलाने और साथ ही जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में मदद करे। जी सर, बहुत वड्डी गल है जिस विच मतलब मेरा बच्चा सारे अपने पंजाब दे विचों पेंटिंग मुकाबलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फस्ट पोजीशन आई है जी। सानू बहुत खुशी है, सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है जी। सारे स्टाफ वालों पूरे सारे स्टाफ ਨੂੰ मैं थैंक्स बोलदी ਹਾਂ जी, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਥੈਂक्स ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ पेंटिंग मुकाबला, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पंजाब के होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ में पिछले दिनों 6 वर्षीय मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद टांडा पुलिस ने आरोपी नौजवान और उसके दादा को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पिता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़ित परिवार से मिलने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। देखिए तो बहुत ही घृणादायक जी घिनौनी हरकत की असीं उहदी निंदा करते हैं और इस तरह की जी हरकत है उन्होंने कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए और असीं पंजाब सरकार तो भी मंग करते हैं कि उहदे ते सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी पक्षों बख्शिया नहीं जाना चाहिए। और ये जिहड़े क्योंकि इस सज़ा दे विच घट्टो घट्ट जिहड़े 12 साल तो थल्ले वाला है उहदे लई तो फांसी की भी सज़ा और इस करके उन्होंने जिहड़ी भी सख्त सज़ा जी वो किसी पासे भी रायत नहीं बरतनी चाहिए। और दूसरा जिहड़ा
बिहार के दरभंगा में रीति रिवाज के अनुसार मां दुर्गा के 7वें रूप की पूजा के दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई और इसके बाद मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद कलश स्थापना की गई। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा मंदिर प्रांगण से कलश शोभा यात्रा ढोल नगाड़ा के साथ निकाली गई। हैदराबाद दुर्गा मंदिर 1984 से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके बाद मंदिर भी निर्माण किया गया है और हैदराबाद में दुर्गा पूजा इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, कई बार उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इस बार सरकार के दिशा निर्देश से कोरोना को देखते हुए पूजा में कुछ सज्जा और बिजली यूपी के अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिक्षुकापुरवा गांव में चीनी के कारण बीमार होने का मामला सामने आया। एक परिवार में शाम को मां और 2 बच्चों ने कोटे की चीनी खाई, जिसके बाद तत्काल तीनों की तबीयत बिगड़ गई। लगातार उल्टियां होने और बुखार के कारण तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के अजमेर के भिनायक क्षेत्र की पहाड़ियों में पिछले कई दिनों से दहशत फैला रहा पैंथर गुरुवार देर रात आखिरकार पकड़ा गया। पैंथर ने बुधवार रात विजयनगर रोड स्थित बाड़े में घुसकर बकरे का शिकार किया था। बाड़े में बंधे बकरे को वह लगभग 300 मीटर दूर घसीट कर ले गया। गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर पैंथर के होने की पुष्टि की। शाम को वन विभाग ने मौके पर पिंजरा लगाया। पैंथर भिनाई के बड़े तालाब की मोरियों की नाले में सोते हुए देखा गया, लेकिन रात करीब 10 बजे पैंथर की दहाड़ से क्षेत्र गूंज उठा। पैंथर है, बिनाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी दिन से सूचना आ रही थी और कल हमें सूचना मिला था कि कई एक बकरे को उसने किल किया था। तो फिर रात को उस बकरे का जो किल है उसको पिंजरे में रख के जिस स्थान पे वो आया था उसी स्थान पे वो दोबारा उस किल को खाने के लिए आ गया। तो हमने वहाँ पे केज लगा रखा था, तो उस केज के अंदर वो आ गई और करीब रात को 12-1 बजे पूरी रात भर ये कार्रवाई चलती रही। इसको जो रावली टॉडगढ़ सैंक्चुरी अभयारण्य है वहाँ पे बिल की बेरी एक जगह है, उस जगह पे उसको रिलीज़ किया है। जो लोगों में एक बहुत दहशत थी, वहाँ के लोग परेशान हो रहे थे और काफ़ी फ़ोन भी कर रहे थे। हालांकि हमने कई दिनों से प्रयास कर रहे थे और अपना टीम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रही। वहीं बिहार के सीवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी अशरफ अली को सिक्के से तौला गया। दरअसल एक सभा आयोजित की गई जिसमें बड़हरिया क्षेत्र के उनके समर्थक उनके साथ रहे और उन्हें जिताने की बात कही। तो साथ ही ये भी कहा कि डॉक्टर अशरफ अली पेशे से डॉक्टर हैं, राजनीति की हेरफेर नहीं जानते, सीधी बात करते हैं। डॉक्टर के रूप में इन्होंने बिना धर्म और जाति का परवाह किए लोगों की सेवा और मदद की। कोरोना काल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक वैसे ही अगर बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं तो जनता के लिए वरदान साबित होंगे। राजस्थान के अजमेर के केसरगंज इलाके में पटाखों की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। पटाखों के तेज धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। क्षेत्रवासियों ने तत्काल क्लॉक टावर थाना पुलिस को फोन करने के साथ ही दमकल को फोन किया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने आवागमन को रोक दिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत और आधा दर्जन अधिक दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। करीबन हमारे पास 5:45 बजे सूचना आई थी कि केसरगंज में पटाखे की दुकान में आग है। तो हमने तुरंत हमारे फटाफट 2 गाड़ी रवाना कर दी, मौके पे पहुंची। सिविल डिफेंस को भी बोल दिया था, सिविल डिफेंस की गाड़ी भी आ गई थी। तो आके हमने देखा तो आस-पास में दुकानें भी हैं, कपड़ों की दुकान भी है और पटाखे की दुकान भी है। तो पटाखे की दुकान में मेजर आग थी। तो हम शटर के थोड़ा सा नीचे हुआ था, तो हमने पहले वहाँ से पानी मारना चालू किया। जेसीबी मंगाई, शटर थोड़ा नीचे किया, अब आग हमने पूरी। वहीं हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल में सर्दियों के लिए खाद्य और अन्य जरूरी वस्तुओं के भंडारण आपूर्ति को लेकर बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त दंड अधिकारी ज्ञान सागर नेगी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त दंड अधिकारी ज्ञान सागर नेगी ने बताया कि तोद घाटी, पेन घाटी आदि क्षेत्र 4-5 महीनों के लिए सर्दियों में पूरी तरह कट जाते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है और इसी वजह से अग्रिम खाद्य और जरूरी वस्तुएं उक्त क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दी हैं। जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट्स के HODs, पुलिस और ITBP के रिप्रेजेंटेटिव थी अवेलेबल थी। इस मीटिंग में हमने जैसे राशनिंग हो गई, विंटर स्टॉकिंग बेसिकली जो 31 मार्च तक हमें जैसे राशन हो गया, रोड्स की कनेक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और कोई जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी होती है तो हम लोग ITBP और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके जिस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं टू टैकल एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, तो उसकी भी मीटिंग में चल। वहीं पंजाब की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें मंगलवार को जालंधर स्थित ED दफ्तर में पेश होना होगा।
रणिंदर सिंह पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप है। आपको बता दें, रणिंदर सिंह से साल 2016 में भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में पूछताछ हो चुकी है। रणिंदर सिंह ने उस समय फंड के स्विट्जरलैंड में फंड के मूवमेंट और ट्रस्ट बनाने से जुड़ी चीजों के बारे में पूछताछ की गई थी। कथित उल्लंघन के बारे में इसके पहले आयकर विभाग की तरफ से जांच की गई थी और पंजाब में एक कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। रणिंदर सिंह ने इसके पहले कहा था कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं और वह जांच के लिए सहयोग करने को तैयार हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।